हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बक्सर का युद्ध, मुख्य टॉपिक आपका बक्सर का युद्ध होगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी प्लासी के युद्ध के बारे में। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया। सिराजुद्दौला को कूटनीति के तहत उन्हें मार डाला गया और उसके बाद मीर जाफर गद्दार साले को, ये गद्दार है, इसको वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया। और किस तरह से उन्होंने बंगाल को अपने अंडर में अंग्रेजों ने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। वे हमारे सोने की चिड़िया के दिल को वो अपने कब्जे में करने लगे थे। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियो लाएँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बंगाल विजय क्रम में दो पार्ट 2 है। इससे पहले भी मैं प्लासी के युद्ध के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही मुख्य टॉपिक और अंग्रेजों के पैर जमाने का मुख्य युद्ध था। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे हमारे भारत में पैर जमा लिया। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का यहाँ से जाना नामुमकिन हो गया। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि हम अब पूरे भारत पर राज्य करेंगे। इसी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध की विजयी होने के बाद अंग्रेजों ने ये ठान लिया कि अब हमें भारत से कोई नहीं हटा सकता। आखिर अंग्रेजों ने ऐसा माना क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा उनको क्यों लगा कि अब हमारा पैर जो है इस भारत, इस सोने की चिड़िया की रीढ़ की हड्डी पर चौचक बैठ चुका है। जितना दबाएंगे उतना ये कुचलता जाएगा और अब हमारा पैर इस पर से कोई हटाने वाला नहीं है, और न हमारा पैर डगमगाएगा और न ही हम यहां से हटेंगे। क्योंकि उन्होंने भारत के दो प्रमुख शासकों को और दो प्रमुख वंशज के शासकों को उन्होंने बक्सर के युद्ध में हरा दिया था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारी शुरुआत पिछली वीडियो में मीर जाफर पर खत्म हुई थी, तो मीर जाफर से ही हम लोग शुरू करते हैं। ये ठहरा गद्दार, एक नंबर का लालची, फरेब, धोखेबाज और गद्दार, अपने देश को बेचने वाला यह गद्दार मीर जाफर, मैं इसको बार बार गद्दार बोलूँगा। ये मीर जाफर जब सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ, जबकि सिराजुद्दौला का ही ये सेनापति था, लेकिन सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ, नमक हरामी कर गया। मीर जाफर सिर्फ सत्ता की लालच में, जैसा आजकल हमारे परिवेश में होता है, सत्ता की लालच में लोग क्या क्या कर बैठते हैं वो उन्हें खुद ही नहीं पता। उसी प्रकार मीर जाफर ने भी काम किया। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसने खुद को नवाब, बंगाल का नवाब बनने के लिए इसने अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को मरवा दिया। उसके बाद 1757 ईस्वी को इसे अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। कहने को नवाब था ये, लेकिन इसकी जान अंग्रेजों के हाथ में थी। यानी यह कठपुतली सरकार था, यह कठपुतली शासक था। नाम इसका, काम उसका। मतलब कि ये नाम तो था कि हाँ बंगाल का नवाब मीर जाफर है, लेकिन उसको हैंडल करने वाला, उसको चलाने वाला, वहाँ की शासन व्यवस्था देखने वाला, वहाँ से कर वसूलने वाला वो अंग्रेज थे। सारी शासन व्यवस्था अंग्रेज चला रहे थे। ये कठपुतली सरकार था। इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछता भी होगा कि कठपुतली सरकार किसे कहा जाता है। अब ऑप्शन में रहा होगा तो आपको मीर जाफर ही पर टिक करना है, क्योंकि मीर जाफर की शासन व्यवस्था को कठपुतली शासन व्यवस्था बोलते थे। मीर जाफर की शासक को, मतलब उसके शासन के दौरान वो कठपुतली सरकार था। उसके बाद मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, धीरे धीरे अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच ताल्लुकात बिगड़ते गए, क्योंकि मीर जाफर उतना लगान अंग्रेजों को नहीं दे पाता था। तो क्या काम किया इसके दामाद मीर कासिम ने कि उसने अंग्रेजों को लालच दी कि हम इससे ज़्यादा देंगे आपको, हम इससे ज़्यादा करेंगे। तो अंग्रेज भी लालच में पड़ गए
कि चलो ना अब मीर कासिम को ही नवाब बना दिया गया। तो मीर कासिम ने जैसा वादा किया था उसके बेहद खिलाफ हो गया। मतलब इसने अंग्रेजों से हटकर काम करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों ने इसे 1760 ईस्वी में शासक बनाया और 3 वर्ष तक ये शासक बंगाल का नवाब रहा, तो इसने सबसे प्रमुख कार्य और ये अंग्रेजों के खिलाफ चला गया। उसमें से कुछ कार्य बहुत प्रमुख है, बहुत प्रसिद्ध, और जो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका टॉपिक उठता है कि मुर्शिदाबाद जो कि आपकी बंगाल की राजधानी थी उस समय, मीर कासिम के दौर में, मीर जाफर के दौर में मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी, उसे इसने तुरंत मीर कासिम ने मुंगेर में कर दिया, जिससे अंग्रेजों में खलबली मची। उसके बाद इसने भारतीय व्यापारियों को भी रियायत देना शुरू कर दिया। अंग्रेज क्या करते थे कि भारत से माल तो खरीदते थे और भारत के लोगों को वे बहुत अधिक दाम में बेचा करते थे। भारत के ही लोग से खरीद कर भारत के लोगों को मतलब जल्दी देते न सामान न थे। तो इसने क्या काम किया कि भारत के लोगों को भी रियायत देनी शुरू कर दी, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था। और टैक्स में भी इसने कुछ सुधार किया, कुछ कम कर दिया टैक्स, जो कि ये भी अंग्रेजों के खिलाफ था। तो अंग्रेज इससे नाराज हुए और उसी समय एक घटना घटी, 1763 ईस्वी में घटना घटी, पटना कांड, जिसे पटना कांड के भी नाम से जाना जाता है, 1763 ईस्वी हुई। इसमें क्या हुआ कि एलिस, ये अंग्रेज सैनिक है, एलिस द्वारा आक्रमण किया गया पटना में। एलिस द्वारा आक्रमण किया गया आपका मीर कासिम के विरुद्ध, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और मीर कासिम विजयी हुआ। तो विजयी हुआ जब मीर कासिम, तो अंग्रेजों को लगा कि इसने हमें हरा दिया, हमारा ही पाला कुत्ता हमें भौंक रहा है, उन्हें ऐसा महसूस हुआ। तो उन्होंने क्या काम किया कि इसे तुरंत फौरन मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया, क्योंकि ये उनके अंडर में आने वाला नहीं था। मीर कासिम मीर जाफर की तरह, अपनी ससुर की तरह गद्दार न था। मीर कासिम को हटाने के बाद 1763 में फिर मीर जाफर को गद्दी पर लाया गया। वही मीर जाफर जो कि अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली था। मीर जाफर को फिर गद्दी पर लाया गया और उसे 1765 ईस्वी तक गद्दी संभालने का मौका दोबारा मिला। लगभग 2 वर्षों तक गद्दी संभाली। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको हम बताते चलें, जब बक्सर का युद्ध जब शुरुआत कैसे हुआ, उस समय भारत में जो थे 2 प्रमुख शासक थे। भारत में 2 प्रमुख शासक थे। एक आपके शाह आलम द्वितीय थे, जो कि मुगलों के खानदान से थे, मुगल वंश थे, और दूसरे थे आपके शुजा-उद-दौला। कौन? शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। तो जब मीर कासिम से गद्दी छीन गई, जब मीर कासिम से अंग्रेजों ने गद्दी छीन लिया और उसके ससुर मीर जाफर को दोबारा दे दिया, तो उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, वो अपनी सहायता कराने हेतु, अपनी सहायता के लिए वो शुजा-उद-दौला के दरबार में भागा गया। अवध के नवाब, अवध से तात्पर्य यानी हमारा ये उत्तर प्रदेश, उत्तरी इलाका, वो शुजा-उद-दौला के दरबार में भागा गया मीर कासिम अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपनी सहायता है। तो वहीं पे शाह आलम द्वितीय मौजूद थे। शाह आलम द्वितीय मौजूद थे वहीं पे। तो इन्होंने क्या किया कि ये तीनों एकजुट होकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नाम, बिहार के बक्सर नामक स्थान पे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज अब पैर जमाने में मजबूत हुए, कामयाब हुए। इसी युद्ध में ये तीनों की तीनों हारे और उसमें अंग्रेज अपने पैर जमाए। इसमें बक्सर का युद्ध आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछता भी है कि बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया, इसमें ये 22 अक्टूबर तो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इसमें आपका सन याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें 2 गुटों के बीच लड़ा गया। एक बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम। मीर कासिम जो कि भागा गया शुजा-उद-दौला के दरबार में, वहाँ पे शाह आलम द्वितीय मौजूद थे। शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम मुगलों के वंश थे। ये द्वितीय शाह आलम ये भी शासन कर रहे थे। ये 2 प्रमुख शासक थे, हमारे भारत के 2 प्रमुख शासक थे ये। इनके हार जाने के बाद अंग्रेजों को अब
कंफर्म हो गया कि वो भारत से अब नहीं जाने वाले। प्लासी के युद्ध में तो उन्हें शक भी था कि हम भारत में टिक पाएंगे या नहीं, लेकिन बक्सर की युद्ध में जब उन्होंने बड़े से बड़े सूरमा को हरा दिया तो अब उन्हें कंफर्म हो गया कि हम भारत में से नहीं जाने वाले। अब हमें उंगली टेढ़ी कर ही भगा पाएंगे, सीधी उंगली से नहीं जाने वाले। अब चलिए हम यहाँ पे दो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। हम आप एग्जाम में पूछता है कि प्लासी के युद्ध की दौरान, प्लासी की लड़ाई के दौरान, उस प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से अगुवाई यानी सेनापति या यूं कहिए कि अगुवा, लड़ाई की जो अगुवाई कर रहा था, जो युद्ध की अगुवाई कर रहा था, उसमें कौन था? तो आप कहें क्लाइव। ये क्लाइव और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में क्लाइव थे आपके अगुवा या जो सेनापति बोल लीजिए अंग्रेजों की तरफ से, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो थे। फिर इसके बाद चलते चलते फिर इलाहाबाद की संधि आई। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें दो संधियां हुई थी। इलाहाबाद की संधि में दो संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765 को हुई थी, जिसमें पहली संधि हुई थी आपकी मुगलों और अंग्रेजों के बीच, और दूसरी संधि हुई थी आपकी शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच। शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो पहली संधि के बीच क्या हुआ? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगलों और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें मुगलों को बिहार, बंगाल और मुख्य क्षेत्र उस साइड के मुगलों को अंग्रेजों को देने पड़े। मुगलों से ये राज छीन लिया गया और अंग्रेज इस पर कब्जा कर लिए, और अवध का क्षेत्र यानी इलाहाबाद का क्षेत्र मुगलों को दिया गया। इलाहाबाद का क्षेत्र मुगलों को दिया गया और बिहार, बंगाल यानी इस साइड वाले सब, बिहार साइड वाले सभी क्षेत्र ये आपके और आपका ये बंगाल सब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और अवध का क्षेत्र यानी इलाहाबाद वाली साइड में ये हमारे पूर्वांचल वाला क्षेत्र ये आपके मुगलों को दिया गया, और उन्हें 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पर दिया गया। 26 लाख वार्षिक पेंशन के रूप में दिया जाने लगा। अब दूसरी जो हुई संधि आपकी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। दूसरी संधि के तहत क्या हुआ? दूसरी संधि के तहत यह हुआ कि अवध के जो नवाब थे उन्हें अवध राज्य ही पूरा मुगलों को देना पड़ा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को पूरी की पूरी राज अपना अवध मुगलों को देना पड़ा, और 50 लाख हर्जाना भी भरना पड़ा, क्योंकि वो बेवजह ही युद्ध में कूद पड़े थे। अंग्रेजों का मानना था कि वो बेवजह युद्ध किए, जिसके कारण उन्हें अब जुर्माना भरना पड़ेगा। 50 लाख जुर्माना दिए और अवध का क्षेत्र अपना मुगलों के अंडर में कर दिए। इनके बाद अब द्विध जब पूरी तरह से बक्सर की युद्ध के बाद बंगाल अपना पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, तो अंग्रेजों की ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी कहिए, अंग्रेजों के हाथ एक बहुत ही बड़ी और कामयाबी उनके हासिल हुई। उसके बाद द्विध शासन चला। द्वैध शासन के अंतर्गत दो शासन चलते थे, दो शासन व्यवस्था चलती थी। एक मीर जाफर के वंशज चला रहे थे बंगाल में। मीर जाफर के वंशज जो बहुत ही दुर्बल और समझ लीजिए कमजोर या जो अयोग्य शासक थे, अयोग्य नवाब थे, वो मरे हुए मुर्दे की तरह थे सब, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इनके अंडर में कुछ नहीं दिया। अंग्रेज साले सब बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने क्या काम किया कि अंग्रेजों ने पैसों का कर, पैसों वाला शासन व्यवस्था, मतलब कि कर वसूलना, टैक्स लेना, रियायत लेना, वे सब अपने अंडर में किए थे। जितना माल का पैसा अपने अंडर में, माल वाला चीज़ अपने अंडर में, और सड़कें बनवाना, भवनों का निर्माण करना, शासन व्यवस्था सही करना, राज्य का निर्माण करना, ये सब इनके अंडर में दे दिया था, मीर जाफर के वंशजों के अंडर में। इसी को हम लोग द्वैध शासन कहते हैं, जो कि 1765 ईस्वी में शुरू हुआ। इस समय अंग्रेज क्लाइव थे, और इसे 1772 ईस्वी में गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वैध प्रणाली को
किस गवर्नर ने समाप्त किया? तो द्विवेद प्रणाली को आपके वारन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये टॉपिक आज का बक्सर का युद्ध आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरी तरह समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अब आपके दोस्त भी बक्सर की लड़ाई के युद्ध के बारे में जान सकें। दोस्तों, मुझे आपसे लास्ट में यही गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।